कैसे लोग जो हैं वो ट्रस्ट करके पीटीआई की तरफ आएंगे कि इतने पहले तो वैसे ही मसाइल हैं। हम सिर्फ आज के मसाइल देख रहे होते हैं, मगर जो आपका लीडर है मिस्टर इमरान खान, वो आगे की बात करता है। आपकी नज़र से बाहैसियत नामजद उम्मीदवार आप क्या देख रहे हैं, कैसे नज़र आ रहा है आपको कि कुछ हो पाएगा या मुश्किल है? 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला जो आवाम आपको सरप्राइज देगी वो देखने जैसा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो उसने अल्फाज बोले किसी लीडर ने आज तक बोले हैं। खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। अगर उसने इरादा किया कि मुझे एक फलाही कैंसर हॉस्पिटल बनाना है तो उसने पहले बना के दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एडवोकेट फैसल मुगल साहब। इनका ताल्लुक़ पीटीआई से है और पीटीआई ने इन्हें NA 220 से नामज़द किया है शहर की सीट से। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई को शहर हैदराबाद में कैंपेन में क्या मसाइल हैं, कॉम्पिटिटर इनको कितना टफ टाइम दे रहे हैं, आवाम इनके साथ कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काशिफ भाई, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे मदद किया, बहुत शुक्रिया सर। वेरी वेरी वेलकम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा सियासी सफ़र के बारे में बता दीजिए। ये एक ज़रा मेरा रिवायती सवाल होता है, पीटीआई को कब ज्वाइन किया और कैसे अब तक का सफ़र रहा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा। अच्छा, मैं जिस तरह काशिफ भाई आपने बताया कि मेरा ताल्लुक एक लॉ से है, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। पीटीआई का जी ताल्लुक सफ़र इस तरह कुछ शुरू हुआ कि जब हम लोग बेसिकली लॉ को ज्वाइन हमने तब किया था जब एक तहरीक चली होगी, आपको याद है कि अदलिया की आज़ादी, अदलिया के लिए एक तहरीक चली, तो वो एक इंस्पिरेशन उस वक्त थी, तो उससे इंस्पायर होके लॉ में आ गए। फिर जो है 2008 के इलेक्शन के बाद मतलब बंदा जिस तरह दूसरे मायूस हुए, हम भी मायूस ही हो गए। सियासी जो हमें बताए गए चीज़ें कि एक डिक्टेटर से आप जमहूरियत में आते हैं, जमहूरी लोग जो है आपसे जो वादे करते हैं, मगर बट हम लोग थोड़े से उसमें मायूस बैठे होते हैं। इसी तरह बैठे हुए थे तो एक दिन लॉन में बार एसोसिएशन, हैदराबाद बार एसोसिएशन के लॉन में कुछ दोस्त आए, नून लीग का फॉर्म लेके कि आप आएँ और नून लीग ज्वाइन करें एज अ लॉयर विंग। मैंने सोचा यार अब नून लीग ज्वाइन करूँ, ये फिर वही पुरानी सियासी पार्टियाँ, वही पुराने सियासी नारे, तो क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी सी रिसर्च की कि उस रिसर्च में इस नतीजे पे पहुँचे कि एक बंदा है जो 96 से कॉन्स्टेंटली एक ही बात करता हुआ, आप अगर वो इमरान खान 96, 94 उसकी जो तकरीरें आप सुनेंगे वो एक ही तकरीर करता है जिसका मफ़हूम ये है कि मेरी कौम, वो बनाने की बात करता है। तो जो बनाने की बात करता है तो फिर हम उससे ही हमें भी ये हुआ कि यार इस बंदे के साथ जुड़ना चाहिए। खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। अगर उसने इरादा किया कि मुझे एक फलाही कैंसर हॉस्पिटल बनाना है तो उसने पहले बना के दिखाया। वो उस वक्त में कोई उसका कोई ये नहीं था कि मुझे ये फलाही हॉस्पिटल बना के मैं कोई सियासत करूँ इस पर। तो इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो जो बोलता है वो करता है और उसने अपने आप को ये प्रूव कर दिया। जब उसने अपने आप को प्रूव कर दिया तो फिर उसके जब डिटेल में गए, उसके मैनिफेस्टो को पढ़ा, उसकी बातों को देखा, तो इस बंदे में एक सच्चाई नज़र आई कि ये रवायती सियासतदान नहीं है। ये स्टैंड लेके खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, ये बिकता नहीं है अपने आप। ये जो है सियासी, मैं तो कहता हूँ कि ये इमरान खान इज़ अ स्टेट्समैन, जो इस वक्त पाकिस्तान को एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है। कि आप इंटरनेशनली देखें, जो भी दूसरे मुल्कों के सियासतदान हैं, प्यूटन देख लीजिए, इवन मोदी साहब देख लें, कि आपके जो है ट्रंप था,
तुर्की का जो है आपका उर्दगन साहब देख लें, कि वो लोग हैं जो एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखते हैं। पाकिस्तान को भी आगे ले जाना है आपने, तो आपको क़यादत ऐसे लोगों को देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी तरह मज़लूमियत में चलेगा। तो बहरहाल, तो 2011 में हमारी वही सोच थी, तो हम लोगों ने फिर कुछ दोस्त थे, हम लोगों ने पीटीआई ज्वाइन की। मुझे उस वक्त में यूथ विंग की बुनियाद रखने का एजाज़ मिला। पहले मेरे दोस्त ने रखी, फिर मुझे एज अ प्रेसिडेंट हैदराबाद यूथ विंग में बना, और हम लोगों ने, वो बड़ा टफ़ टाइम था उस वक्त, मगर खान साहब ने फिर जो 2012 का जलसा हो गया लाहौर का, तो यकीन माने कि इतने लोग आना शुरू हो गए कि हम लोग उन लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि इतने लोगों को हम लोग मैनेज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। तो अभी भी ऐसा ही, आवाम तो आना चाहती है, मगर हमारे पास अभी भी, मैं समझता हूँ कि हमारे पास शायद वो कैपेसिटी नहीं है कि हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकें। मगर फिर मुझे आगे चल के मदर विंग का मैं जो है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बना डिवीज़न का उस वक्त में 2013 में। फिर एक हादसा हो गया था मेरे साथ 2014 में, हम लोग धरने से वापस आए थे, तो मेरे घर पे कुछ लोग आए, और मेरा एक भाई था आर्मी में, कि उन्होंने हमारे घर में घुस के हमारे ऊपर एक हमला कर दिया, जिसमें मुझे 2 बुलेट्स लगी, और मेरा भाई वो शहीद हो गया। एक और मेरा भाई था, उसको भी गोलियां लगी थी, 3 गोलियां से लगी। तो मुझे ये फ्रैक्चर हो गया था टांग में, बेड रिडन था 6 महीने। उसके बाद ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, एक छोटा भाई, अपना 19 साल का भाई गंवा दिया। देन आई वेंट टू अमेरिका, चला गया था, कुछ अर्सा वहाँ पे रहा, फिर वापस आया, फिर देन आई वेंट टू यूके। मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन आगे बढ़ाई, वहाँ पे लॉ की जो है एक डिग्री और ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ किया मैंने, लिंकन्स का मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2007 में फिर वापस आए, फिर खान साहब को फिर से जो है हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जो है खान साहब की विजन में अभी तक उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये तो सारा आपके बारे में हो गया। अगर मैं हल्के के हवाले से बात करूं तो काफ़ी सारे जो हैं वो बड़े नाम जो हैं वो 220 में मौजूद है। अगर एमकेएम पाकिस्तान से हैं तो वो सैयद वसीम हैं, और पीपल्स पार्टी से जो है वो दूसरे भी जो है वसीम राजपूत हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो हैं अब्दुल जब्बार हैं, और कई एक नाम यहाँ मौजूद हैं। जमात के जो है राना ताहिर साहब हैं। तो शहर की इन 9 सीटों में सबसे बड़ी सीट है, अगर 3 सीट भी मैं काउंट करता हूँ, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकत हर पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है। एक तो बात ये है, और दूसरा अगर पीटीआई की बात करता हूँ तो वहाँ कोई ऐसा स्पेस नज़र नहीं आता अब तक। तो आपकी नज़र से बाहैसियत नामज़द उम्मीदवार आप क्या देख रहे हैं, कैसे नज़र आ रहा है आपको कि कुछ हो पाएगा या मुश्किल है? सरप्राइज़ मिलेगा आपको, ये आप याद रखिएगा मेरे अल्फाज। 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला जो आवाम आपको सरप्राइज़ देगी वो देखने जैसा होगा। देखें, आपने जो ये सारे बड़े नाम का आपने मोहतरम में रही है, मैं अपनी बात रख देता हूँ। खान साहब ने मुझे ये यहाँ पे सीट दी, मैं कानून का तालिब इल्म, अगर क्वालिफ़िकेशंस में देखी जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है मेरे क्वालिफ़िकेशन का, उस लिहाज से खान साहब ने मुझे एक गुंजान एरिया दे दिया। 220 एक गुंजान तर एरिया है, अगर आप चले जाएं तो डिफेंस भी उसमें आ जाता है। ये ऐसा एरिया है कि डिफेंस के मसाइल, मतलब आपके डीएचए जो हमारा ये है कैंट के मसाइल, उसको देखें बिल्कुल अलग है, गुंजान एरिया के मसाइल बिल्कुल अलग। तो ये कम्बिनेशन है। मैं हैदराबाद की गलियों में इन्हीं रोडों पे बड़ा हुआ, यहीं पे क्रिकेट खेली, वही नालियों से बॉल उठा के, जो क्रिकेट जब खेलते थे वही नालियों में बॉल चले गए, वहीं से उठा के पड़े हुए। अमेरिका गया, लंदन गया, कानून की डिग्री ली। अब मेरे साथ एक्सपोजर है जो मैंने वहाँ से लिया है। मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ पे देखा, एक चीज़ नोटिस की, जी ये हमसे कोई किसी भी मामले में कोई हमसे ज़्यादा नहीं है, मगर हम लोग इनको मानते हैं कि जी गोरा हमसे ज़्यादा है। माजरत के साथ, गोरा हमसे ज़्यादा नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली सिस्टम है जो उनके पास नहीं है। जो मैंने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं, जो देखी, जो मैंने तालीम ली,
मैं इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जी हम लोग क्यों पीछे हैं। ये एरिया गुंजान से गुंजानतर ना हो जाए, मुझे इसके लिए बात करनी है। क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला ये है कि आवाम का जो पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो लोगों तक खर्च नहीं होता। ये गुंजान आबादियाँ क्यों हैं? आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आते हैं इन लोगों के लिए, मगर आप देखें कि ना ये इनकी गलियाँ ठीक, ना सेवरेज सिस्टम ठीक है। एक बड़ा सा नाला जाता है इतने सालों से, वो अभी तक नाला वहाँ पे है। आप चले जाए क्लॉथ मार्केट, उनका सबसे बड़ा मसला रोड, ताजर बरादरी कहाँ जाए, कोई जगह नहीं है। वहाँ पे स्कूल्स जो देखें उनके हालात देख लीजिए, अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, एक सिविल हॉस्पिटल ओवरबर्डन, हाइजीनिक कंडीशंस देख लीजिए वहाँ पे। घर छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। हम लोग अपने वालिदैन के घर में रह रहे हैं, हम लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो चले ठीक है, एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, दौर पे कमा लेता हूँ, मगर मेरा वो भाई जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, वो कैसे रहेगा आगे? उसने बच्चे तो पैदा कर लिए, उसके बच्चे आगे जब बड़े होंगे कहाँ जाएंगे वो बच्चे? ये ऐसे मसाइल हैं, हम लोग आगे नहीं सोच रहे होते। हम सिर्फ आज के मसाइल देख रहे होते हैं, मगर जो आपका लीडर है इमरान खान, वो आगे की बात करता है। वो भाई जी 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 ये मैंने जो सवाल किया, इस सवाल में मैंने 3-4 बातें आपसे अर्ज की, लेकिन आपने मुझे मसाइल इसमें ज़्यादा बताए जो कि जेन्युइन है, क्योंकि मेरा भी वही हल्का है, तो मैं भी ये सारी बातें जानता हूँ। और अब इतने सारे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ इस स्टूडियो से कि वो लोग भी काफ़ी हद तक इस हल्के के मसाइल भी जानते हैं। एक तो ये जो पार्टी को लेकर एक डिस्ट्रस्ट जो चल रहा है लोगों का, आप लोगों के दरमियान, कौन है पीटीआई का और कौन नहीं है, एक तो ये बात। अभी आज ही की अगर मैं वीडियो का जिक्र करूं तो आज ही आपने शायद कल अपने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी जिसमें आपने जो कुरान शरीफ हाथ में लेके हल्फ लिया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो उसमें आप कह रहे हैं कि मैं बिकूंगा नहीं, तो कैसे लोग जो हैं वो ट्रस्ट करके पीटीआई की तरफ आएंगे कि इतने पहले तो वैसे ही मसाइल हैं एक कैंडिडेट के साथ, और जाहिर है आपको ये करने की ज़रूरत पेश आई जो आपने किया। मैं इस पर अर्ज करता हूँ। देखिए, ये एक तो हमारी कुछ पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं, और पार्टी पॉलिसीज़ के तहत हम ऑब्वियसली, एक मैं पार्टी का कारकुन हूँ तो मैं बाउंड हूँ, जो मुझे पार्टी पॉलिसी ऊपर से मिलेगी तो हम लोग उस पर चलते हैं। ये हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि भाई आप जो है ये चीज़ें जाएँ, क्योंकि ये लोगों में भी एक चीज़ थी कि भाई जो है ये लोग बिक तो नहीं जाएंगे, इबहम, ऑब्वियसली कि इबहम है जो है। देखिए, पूरे मुल्क को एक क्रियास की तरह धकेल दिया है। आप मुझे बताइए, आप अगर सर्वे कर रहे होते, आप मुझे बताइए, जब पीपल्स पार्टी, MQM या दूसरी कोई भी जमात, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, हमारे पास फील्ड है क्या? आप समझते हैं कि हमें इसी तरह जो है दूसरी चीज़, आप चले जाइए, हमारे झंडे आपको नज़र नहीं आते। ये नहीं कि हमने झंडे लगाए नहीं, हम लगा के जाते हैं, पीछे से उतार के नहीं। हम पैनाफ्लेक्स लगाते हैं छोटे से, वो उतार के लेके चले जाते हैं। हम जहाँ पर जा रहे हैं, पूरी की पूरी एक मशीनरी हमारे पीछे चल रही होती है कि जिस तरह हम लोगों के पास जाएं, वो पीछे से हमें रिमूव करते जाए। देखिए जी, कुछ भी कर लीजिए, इमरान खान को आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकेंगे। हमारी कैंपेन, जो सबसे बड़ी कैंपेन चल रही है, वो खान साहब खुद चला रहे हैं, जो आवाम के दिल की कैंपेन है। मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि हमारी कैंपेन आपको सरप्राइज देंगे लोग। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जा रहे हैं लोगों के पास। मैं वही कहना चाह रहा था कि बाकी की अगर मैं बड़ी हैदराबाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सुबह 8 बजे से एक शेड्यूल चलता है, स्टार्ट होता है, और रात को कोई 3 से 4 बजे जाके उस नुमाइंदे का शेड्यूल ख़त्म होता है। पसे पर्दा भी मुलाकातें हैं और सामने की भी मुलाकातें हैं, सरबराहों से भी मुलाकातें हैं, बिरादरी के बड़ों से भी मुलाकातें हैं कि किसने, तो ये सब कुछ नहीं है आपके पास। मैं वजह बता दूँ आपको। देखिए जी, अब ये जो शऊर लोगों में आ गया है ना, ये अपनी गलतियां बार बार इतने सालों से जो इन्होंने चीज़ें की हैं, लोगों के साथ जो मिसट्रस्ट किया है, लोगों के साथ जो धोखेबाजी की है, लोगों का जो वोट बेचा है, ये उसको सुधारने के लिए जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये लगे हुए हैं कि भाई एक बार और हमें मौका दो। यही चीज़ है ना। हम क्या कह रहे हैं, जो है लोगों ने ऑलरेडी खान साहब पे भरोसा किया हुआ है, क्योंकि खान साहब ने अपने आप को प्रूव किया है। जेल में बैठा हुआ है वो बंदा, वो बिक नहीं रहा, सजा हुई।
शुरू हो गई है। अब ये आप तारीख का, मेरे 16 साल 15 साल की प्रैक्टिस में कि जज खुद ही वो जो है केस सरकार का, वकील भी सरकार के, तो जज तो यही सरकार का। इस तरह की सज़ा आपने तारीख 130 से भी नीचे हमारी जुडिशियल सिस्टम की रैंकिंग है। कॉन्गो से जाके नीचे पहुंच गए हम लोग। साउथ अफ्रीका के मुल्क भी हमसे अच्छे बेहतर है। एक जो है हम अपने आप को कलमा को मुसलमान स्टेट कहते हैं, क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं होती? क्या आपको अल्लाह के हुजूर जवाब नहीं देना जजों को? क्या आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे के साथ उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ख़ातमे नबिय्यीन की बात करता है, अल्लाह के रसूल की बात करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो उसने अल्फाज बोले, किसी लीडर ने आज तक बोले हैं, उसको सज़ा इसी चीज़ की मिल रही है। सीरत की बात करता है, सीरत पढ़ो। फ़लसफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो फ़लसफ़ा इमरान खान ने सुना है, किसी आलिम ने आज तक नहीं सुनाया हो। ये लोगों की बात है, मैं तो जो है लोगों की जो बातें सुन रहा हूँ वो आप तक बयान कर। ठीक है, अब मुझे ज़रा ये बताइए एडवोकेट साहब कि अगर आपकी जीत यकीनी हो जाती है, 8 फरवरी को आपको वोट मिल जाता है, तो थोड़ा सा मुझे, शायद ये मुद्दबाना थोड़ा सा तल्ख हो जाए, लेकिन मुझे क्लियर कीजिएगा। एक वीडियो जब पीटीआई की हुकूमत थी, उसमें इमरान इस्माइल साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी बकरीद के रोज़ की। तो वहाँ पर कोई अपनी कुर्बानी रोड पर कर रहा था, तो उसमें बड़े तेज में आगे इमरान इस्माइल साहब ने खूब गाली गुफ्तार की कि तुम्हारे बाप का रोड है ये। तो इस तरह का लगो लेजा बनने के बाद तो नहीं हो जाएगा, मेरा सवाल ये है। तो ये तो इंडिविजुअल एक कैपेसिटी होती है बंदे की, जो है मैं अर्ज कर दूँ जो है, तो उनके साथ गाड़ी में अगर कोई गलत की वो तो डरेगी आवाम। ऑब्वियसली गलत। ये पूछना चाह रहा मैं इनको कह रहा हूँ जो चीज़ गलत है उसको गलत ही कहेंगे। आप कभी भी किसी गलत चीज़ को दुरुस्त कह नहीं सकते। आप अवाम की नुमाइंदगी करते, आप अवाम की खिदमत करने आए, आपने अवाम के ऊपर हुक्मरानी नहीं करनी। माजरत के साथ हमने सियासत को बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम सियासी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्शन जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो हुक्मरान बन जाते हैं। हुक्मरान नहीं बनना। आप लोगों का वोट लेकर आए हैं, आपको लोगों की खिदमत करनी है। ये बहुत अजीम चीज़ है। देखिए जी, मैं इस वक्त जिस तरह आपने, मैं तकरीबन अपने जो मेरे वकला है, मैं उनका भी नुमाइंदा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी मैं खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे भी जो मुझसे है, मैं जो एक वकील की नुमाइंदगी मेरे लिए ऑनर है कि इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदगी की हैसियत है मेरे पास, तो मैं उनकी भी खिदमत कर रहा हूँ। मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा है। मेरे पास अभी भी मैं जा सकता हूँ कहीं पे, मेरे पास फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, मैं अमेरिका जा सकता हूँ, मैं यूके जा सकता हूँ। मुझे क्या पड़ी हुई है, मुझे क्या चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है कि यहाँ पे आके लोगों, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि एक जो इमरान खान ने जो एक तहरीक चलाई है, मैं उस तहरीक का हिस्सेदार। तहरीक मेरी जीतने के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये नहीं है कि मेरी हार या मेरी जीत, तहरीक मेरी ख़त्म नहीं होगी। तहरीक मेरी तब ख़त्म होगी जब हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त, जब हम कौम बन जाएं, जो मेरे खान का विजन है। ये मेरी तहरीक, जीतना हारना कोई मैटर ही नहीं करता इसके ऊपर। एक चीज़ और मुझे अगर आप क्लियर कर दें तो एक आम सी बात है अवाम के दरमियान कि जब नुमाइंदा जीत जाता है तो वो ये कहलाता है कि नुमाइंदा लेजिस्लेशन के लिए बना है, वो मसाइल हल करने के लिए नहीं। उसने दोनों पार्लियामेंट में जाके यानी कि कानून साजी करनी है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हम तो खिदमत की बात करें, मैं ये क्यों सवाल कर रहा हूँ, शायद मेरी आवाम के भी हों लेकिन मेरे भी हैं, कि एक एमएनए एमपी बनने के बाद उसका वही एटीट्यूड होना चाहिए जब वो वोट मांगने के लिए अब उनके गली मोहल्लों में जाता है, जब वो एक मलंग को भी अपनी गोद में उठाता है, तो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। बनने के बाद वाला नहीं होना चाहिए, साइड करें इनको, साइड करें, डबल गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रिपल गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये ज़रा मुझे थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता देंगे। मैं आपको इसको जो ना, अगर आप इसको इस पहलू में ले लीजिए कि आपका एटीट्यूड एक रिजिड हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ। देखिए, अपना एटीट्यूड जब आप जीत जाएं तो और ज़्यादा रिजिड करें उन लोगों की तरफ जो आपके लोगों का हक खाते हैं। आपने अगर रवैया अपना चेंज कर दिया और अपनी आवाम की तरफ रिजिडनेस कर दी और आपने अपना माइल्ड जो है एटीट्यूड कर दिया जो है अथॉरिटीज़ हैं, तो मैं समझ ये नाजायज़ ही है।
टिल्ट कर दीजिए। आपने अपना एटीट्यूड और ज़्यादा रिजिड करना होगा। इन लोगों का हक खाने नहीं देना आपने जब तक बीच में नहीं रहेंगे। देखिए नुमाइंदा क्या होता है, सारे लोग अपने मसाइल के लिए हल करने के लिए एक नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, चुनते हैं। ये डेमोक्रेसी है जी। उन्होंने अपना जो है समझे कि नुमाइंदगी का हक दे दिया, अपना इजहार कर दिया। मैं काशिफ भाई एक आपको एक बात बताऊँ, देखिए अगर एक MP MLA वहाँ से जीतता है, वो सिर्फ और सिर्फ PTI का नुमाइंदा नहीं होता, वो उस पूरे एरिया का नुमाइंदा है। खा उसको लोगों का नुमाइंदा है, खा उसको वोट भले ना पड़ा हुआ, उसको उन लोगों की भी नुमाइंदगी करनी है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो फिर वही करेंगे। मसले तो यही चीज़ है, आपने अपने चेंज कर रहे हैं, रवैये चेंज करनी है। कि भाई ये पीपल्स पार्टी के हल्के, ये MQM के बंदे हैं, ये PTI के बंदे हैं, नहीं। अब आप अवामी आदमी हो और सबके लिए इक्वल हो, क्योंकि रोज़े महशर के दिन आपको अल्लाह के हुजूर जवाबदेह हैं। ये पूछा जाएगा आपसे कि आपको इक़्तिदार मिला, आपने क्या किया, इस अवाम के लिए आपने क्या किया। क्या वही वाली आपकी बात, जीने के बाद आपने प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ और आगे पीछे, जी आप हिसाब दो, जवाब दो। मैं तो जो है मुझे बड़ा, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार की इलेक्शन जीता, यकीन करें जिस दिन मैं सीट पे बैठा तो मुझे एक तपिश वहाँ पे फील हुई कि मेरे ऊपर कितनी जवाब, मैं कितना बड़ा जवाब दे हूँ, अकाउंट्स का जवाब दे हूँ। अच्छा, MQM पाकिस्तान तो महाजिर कहलाई जाने वाली जमात है, उर्दू ज़बान के लोगों की जमात है, मुत्तहिद हो गई, लेकिन फिर भी सारा वोट जो है वहाँ से आता है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी जो है वो अब GA भुट्टो GA महाजिर वाला नारा लगाती है। आप इसमें कहाँ सेटल होते हैं या कैसे इसको देख रहे हैं कि भाई ये दो तो आपस में एक सिस्टम चला रहे हैं, बन वो भी नहीं रहे, बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी PTI का है। तो ये PTI कलमा गो जमात है जो एक कलमे के ऊपर खड़ी हुई है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा है, वो मेरे अल्लाह की हाकिमियत की कलमे के ऊपर खड़ी हुई है। हम आपको क्या बोलते हैं, या का नाबुदु व या का नस्तईन। हमारा तो नारा यही है कि सिर्फ हाकिमियत मेरे रब की, इसमें सारे हम लोग आ गए। हम लोग, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि खान का विजन क्या है, खान का विजन है जोड़ना। कौम नहीं बनेंगे आप, इस वक्त हमारे कौम पाकिस्तानी है। हम लोग 220 के अंदर क्या मंसूबा देंगे, आप जीत जाते हैं तो? मसाइल पर हमने बात कर ली, नाले का एक बड़ा मसला है, काफ़ी डेथें हो चुकी हैं। अभी एक हफ्ता कबल भी आपकी नॉलेज में होगा, एक जो है वो औरत उसमें ज़ईफ़ जो है वो डूब गई। मैं सबसे करता हूँ ये सवाल, और भी हलकों के हवाले से मैं ये सवाल करता हूँ, फिर भी आप अगर जीत जाते हैं, PTI जीत जाती है, तो क्या आप मंसूबा वहाँ देंगे? यूनिवर्सिटी से तो हम कासिर हैं शहर हैदराबाद में, लेकिन फिर भी देखिए हम लोग इस वक्त हमारे पास डिग्री मैटर नहीं करती। हम लोगों को डिग्रियां देते हुए जाते हैं, डिग्रियां देते जाओ, टेक्निकल एजुकेशंस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो मेरा एरिया है वहाँ पर बहुत सारे डेंटर्स, पेंटर्स, इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जो मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, सारे हैं, मगर इनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है। एक्सपर्टीज तो है इनके पास, एक्सपीरियंस तो बहुत है, मगर सर्टिफिकेशंस नहीं है। अब जब सर्टिफिकेशंस नहीं है तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हम। मेरा प्राइम जो ऑब्जेक्ट है कि इस एरिया में एक टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए जो सर्टिफिकेशंस दें, और जो हम लोग चीज़ें जो बना रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल को मेंटेन करें। देखिए वो बहुत आसान है, उसको कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब चाइना ने क्या किया, अपने लोगों को टेक्निकल एजुकेशंस दे दी, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं, कोई मतलब डिग्रियाँ नहीं दी। 5-5, 6-6 साल घूमते रहो, 5 सालों के बाद फिर लोग बेचारे वही जो है, किसी ने लॉ कर दिया। हमारे पास बहुत सारे आते हैं, सिविल इंजीनियर बैठे हुए हैं, लॉयर बैठे हुए हैं, रक्षा चला रहे होते हैं, जॉब नहीं है हमारे यहाँ। आपने 5 साल लोगों को जो है बना रखा। पर मेरा जो विजन है कि टेक्निकल यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए। इन लोगों को आपने शाम के टाइम पे सर्टिफिकेशन दे, स्टैंडर्ड किस तरह मेंटेन करना है, जैसे चाइना ने किया। चाइना ने टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ा दिया, पूरी दुनिया से लोग इनके पास आ गए। कहाँ पर बन रहा है, आप देखिए एप्पल कहाँ बन रहा है, आपका सैमसंग कहाँ पर है, जो भी चीज़ें इंटरनेशनल ब्रांड्स वो चाइना में हैं। क्यों?
कि वहाँ पे आपकी जो है जो लेबर कॉस्ट बहुत कम बढ़ती है। स्टैंडर्ड उन्होंने जो है सारी की सारी वहाँ पे अपना जो है टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, क्योंकि वो वहाँ पे जो इनको एक टेक्निकल बंदा मिल रहा था वो वेल सर्टिफाइड था, एजुकेटेड था, वेल एजुकेटेड था। जो है हमारे पास ये बड़ा फुकदान है, हमारे पास लोग तो बहुत हैं मगर लोगों को कोई भी पता नहीं है, विजन नहीं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह करना है। लीडर आपको रास्ता एक राह और देता सवाल है आपको। छोटा सा, जी। ताकि क्योंकि टाइम हो गया हमारा पूरा इंटरव्यू का, मुझे ये बताइए ब्लेम गेम से कब हम बाहर आएंगे? मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से हम कब बाहर आएंगे? एक हुक्मरान आता है या एक एमएनए आता है, वो उसका प्रोजेक्ट को वो हाथ ही नहीं लगाता, ना उसको मानने की कोशिश करता है। अगर किसी ने एक यूनिवर्सिटी को 100 साला उसका कॉलेज का अगर एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, अगर उसने लाइफ बढ़ाकर उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दिया है, तो दूसरा एमएनए ये मानने को क्यों तैयार नहीं है? ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जी, हमारे यहाँ एक सियासत ये हो गई है कि दूसरे को नीचा गिरा के ऊपर बढ़ो। ये एक रवायत डल गई है, जब मेरे पास कुछ नहीं है और आप मेरे हरीफ हैं तो मैं आपको नीचा पहले दिखाऊं, लोगों के सामने आपको गंदा करूं, कि मैं ये समझता हूं कि आपको गंदा करने से मेरा कद बड़ा होगा। ऐसे नहीं है। मेरा कद मैंने क्या किया है लोगों को। अगर मैं अपना कद बड़ा करना है तो मुझे परफॉर्म करना है। मुझे किसी को जाके ये नहीं बताना कि काशिफ भाई ऐसे, काशिफ भाई वैसे, तो मेरा कद बढ़ेगा। ऐसे नहीं है। जब आपका कद खुद ही आपकी परफॉर्मेंस बताएगी कि आपने लोगों के लिए किया क्या है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है। ये ब्लेम गेम बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी के लिए 220 की आवाम के लिए मैसेज। 8 फरवरी के लिए जी, मैं 220 की आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि जी, इस वक्त आप सबको पता है कि हमारे पास कप्तान के खिलाड़ियों के पास बल्ला नहीं है। मैं NA 220 पे हैदराबाद सिटी का एरिया है, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जी मेरा जो निशान है इस वक्त, जो कप्तान का निशान है, वो T-शर्ट है। ये इलेक्शन आपकी है, ये इलेक्शन आपने लड़नी है, आपने बाहर निकलना है और अपने कप्तान को कामयाब करना है। मगर T-शर्ट पे ठप्पा लगाइएगा। नीचे जो मेरे 2 PS है, PS 64, वहाँ पे मेरे दोस्तों का, कप्तान के खिलाड़ी का निशान 64 पे शटल कॉक है। PS 65 पे मेरे जो कप्तान के खिलाड़ी का निशान बकरी है। तो आपने अपने अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये चीज़ तय कर लें कि ये अब आपके हाथ में। कप्तान ने आपके लिए किया, हमसे जो है हमने आपके लिए किया, अब आपकी इलेक्शन है, आपको इस इलेक्शन से रोका जा रहा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, 8 तारीख को निकलिएगा, आप अपनी इलेक्शन आप जीतिएगा। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट फैसल मुगल साहब। NA 220 से PTI ने इनको टिकट दिया है। उम्मीद करता हूँ इनका मंशूर, इनकी बातें और इनके वादे आप याद भी रखेंगे और आपको समझ भी आएंगे। देखते रहिए जेम्स टीवी।